ये स्क्रीन पर अपने ये जो पूरा थंबनेल देख रहे हैं, जिसमें 9/11, 26/11 और अब 10/11 जिसको आप देख रहे हैं, मैं क्या बोलूँ? मैं हमेशा कहती हूँ अपने लेक्चर्स में कि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या मायने हैं इन बातों के? या मैं कहती हूँ कि अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। इस कंडीशन में हम अपनों का ध्यान कैसे रखें, मुझे बताइए, कैसे रखें? मैंने कल एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने दिल्ली एनसीआर में जो हवा एयर पॉल्यूटेड जो है, एयर पॉल्यूशन की जो बात की थी, उसमें मास्क इस्तेमाल करने की बात की थी। लेकिन कभी हमें किसी ने नहीं बताया कि इस सब से बचने के लिए कौन सा मास्क यूज़ किया जाए। हमेशा हम कहते हैं कि अपनों के साथ रहें, अपनों का साथ दें, उनसे प्रेम करें, उनका ध्यान रखें, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं। हम परिवार के बारे में हमेशा चिंता व्यक्त करते हैं, चिंतित रहते हैं। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से एक ऐसा कारण जिसकी वजह हम है भी नहीं, फिर भी हमें इन सब का दंश झेलना पड़ता है। तो आइए, आज हम यहाँ पर कुछ ऐसी गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करेंगे, कुछ ऐसी बातों पे ध्यान देंगे जहाँ पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। हम हमेशा ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, अपने आसपास चल रही गतिविधियों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे इर्द गिर्द ही वो चूहे बिल में घुसकर बैठे होते हैं और हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आप सबको इस लेक्चर को, ये मात्र एक लेक्चर नहीं है, यहाँ पर दिया गया हर एक टॉपिक, यहाँ पर दिया गया हर एक शब्द इस बात का प्रमाण है कि भाई हमें अपने इर्द गिर्द चीज़ें क्या चल रही हैं बेहद ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, अगर आप मकान मालिक हैं, तो ऐसे ही किसी को अपना घर किराए पे ना दें। अगर आप अपनी गाड़ी इत्यादि बेचना चाहते हैं, जैसा कि आप पूरा चर्चा में ये न्यूज़ जो बना हुआ है इसमें देख रहे हैं कि किसके द्वारा गाड़ी बेची गई है, किसके द्वारा खरीदी गई है, सारे मसलों को आप निरंतर लगातार अपने न्यूज़ चैनल्स पर देख रहे होंगे। लेकिन एक यूपीएससी के एस्पिरेंट की तरह भी अगर मैं कहूँ, या एक नॉर्मल आप एक स्टूडेंट भी हैं, तो इस पूरे मामले को कैसे समझेंगे और कैसे जानेंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है? वो क्या सुगबुगाहट है जिस व्यक्ति ने ये कुकर्म, ये नरसंहार जैसी स्थिति पैदा की है, जिसमें इतनी दरिद्रता है, जिसने इंसान को इंसान नहीं समझा, और कितनी दरिद्रता से, चाहे वो 9/11 रहा हो, चाहे वो 26/11 रहा हो, या फिर अब वो 10/11 रहा हो, कितनी बुरी तरीके से उसने जो है इंसान को बिल्कुल एकदम बोलते जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया है इस प्रकार के बॉम्ब ब्लास्ट के थ्रू। देखते हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है, कैसे उसने इस कुकर्म को अंजाम दिया, इसके पीछे का क्या, किन लोगों का हाथ है, कौन वो पढ़े लिखे वाइट कॉलर लोग हैं जिनको हम सो कॉल्ड वाइट कॉलर कहते हैं, जिनके कॉलर पे एक भी दाग नहीं दिखता, वो कितना दाग के साथ, ऐसे बेदागी कहे जाने वाले वाइट कॉलर कितने दागपूर्ण काम कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं कि पीएम मोदी ने 2025 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के दिन पर ऐसी क्या 5 बात विशेषताओं के बारे में बात की थी, जहां पर भारत के अगेंस्ट अगर किसी प्रकार का भी टेरर अटैक होता है तो वो कतई सहनीय नहीं होगा। इसके लिए 5 कुछ मुख्य तत्व, कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए थे, कुछ पॉइंट्स को बोला गया था जो हमारे एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है और वैसे भी आपको जानने चाहिए भारत का नागरिक होने के नाते। लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक सवाल है जो बहुत ही कौतूहल पैदा करता है। मैं आप सबसे भी वो सवाल जानना चाहती हूँ, सवाल का उत्तर जानना चाहती हूँ। इस सवाल का जवाब आज मैं नहीं, आज आप देंगे कि मुझे बताइए कि क्यों हमेशा 9/11, 26/11 और अब 10/11, ये 11 का क्या मसला है? ये आखिर 11 ही क्यों? 9/11 को अगर हम देखें तो जैसे कि अमेरिका में वहाँ पर टावर पे जो अटैक हुआ था वो 9 सितंबर को हुआ था, क्योंकि वहाँ पर मंथ जो है पहले, सॉरी डेट जो है पहले इस प्रकार से रखी जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर 9/11 की बात की जा रही है, वहाँ पर 9 सितंबर मंथ पहले रखा था, 9 सितंबर की बात की जा रही है, 9/11 की बात की जा रही है फिलहाल। यहाँ पर हम फिर मुंबई अटैक पर आते हैं, कितनी बुरी तरह दरिद्रता से उन्होंने बॉम्ब अटैक किया था वो हम सब जानते हैं। आज इस हादसे को 14 वर्ष हो गए हैं। वहीं अब ये 10/11, ये 11, ये नवंबर, अगर हम सिर्फ भारत की बात
बात करें स्पेसिफिकली, तो क्या अब जैसे चर्चा में आप सुनते हैं, मैं किसी संप्रदाय या किसी धर्म पर अटैक नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब ये पूछा गया, बीच में मैंने एक कोट पढ़ा एक सोशल मीडिया पे, वहाँ पर कहते हैं कि हमेशा एक ही संप्रदाय के लोगों को इसके लिए टारगेट आप क्यों करते हैं। तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जो ये 10/11 का अटैक है, जब हमें पढ़ेंगे इसमें पहलगाम के अटैक से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो तब वहां पर क्यों पर्टिकुलर संप्रदाय को पूछ कर ही उनके ऊपर अटैक किया गया था, वो इस बात का जवाब दे दे, हम भी इस बात का जवाब दे देंगे। खैर, यहाँ पर धर्म की लड़ाई नहीं, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हम सब मानते हैं, क्योंकि 9/11 में भी हमने वही स्थिति देखी, 26/11 में भी वही स्थिति देखी, और अब हम 10/11 में भी वही स्थिति देख रहे हैं। तो सवाल आपके लिए है और जवाब आप ही को देना है कि क्यों हर बार ये 11 जो है घूम फिर कर हमारे समक्ष हमेशा नरसंहार और इतने बुरी तरीके से बॉम्ब अटैक को हमारे समक्ष लेकर आता है, जो अंदर से झंझोड़ देता है कि भाई आखिर हम जी ही क्यों रहे हैं, हम जी ही क्यों रहे हैं ऐसे समाज में, ऐसे चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, जहां पर आपको, आप बिलीव मी, अगर आप इसके रॉ वीडियोस देख लेते हैं 10/11 का जो अटैक हुआ है, आपकी आत्मा दहल जाएगी, कैसे कोई इंसान इंसान के प्रति इतना घटिया हो सकता है। आइए पूरी कहानी को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मौलवी इरफान का नाम काफ़ी चर्चा में आया हुआ है, जो ये रेड फोर्ट पर, जो ये सामने चांदनी चौक दिल्ली में, जो दिल्ली का हार्ट कहा जाता है, दिल्ली जो है पूरे भारत का हृदय कहा जाता है, दिल्ली दिलवालों की कही जाती है, वहीं पर दिल को दहला देने वाली ऐसी मतलब ऐसी घटिया बॉम्ब ब्लास्टिंग होती है वहाँ पर, जहाँ पर ऐसी बुरी स्थिति, जहाँ पर अभी भी मंदिर, वहाँ पर जो एक आप अगर सर्च करेंगे इंटरनेट पर, तो वहाँ पर आपको जैन मंदिर मिलता है, वहाँ पर आपको एक गौरी शंकर मंदिर मिलता है, वहाँ पर भी अभी भी लोगों की उंगलियां कटी हुई मिल रही हैं, शरीर का कोई धड़ का हिस्सा, शरीर का कोई पर्टिकुलर हिस्सा मिल रहा है, वहाँ पर अभी भी ये छानबीन जारी है। तो देखते हैं ये मौलवी साहब, ये इरफान, ये है कौन आखिरकार, ये वाइट कॉलर की ये जो टेरर कहानी है वो क्या है। दिल्ली में लाल किला के पास यह हादसा हुआ, ठीक है। इस धमाके के जो कनेक्शंस है वो बताए जा रहे हैं कि फरीदाबाद आतंकी मॉडल से जुड़ रहे हैं। उसका सरगना, अगर मेन लीडर बोला जाए तो ये मौलवी इरफान अहमद बताया जा रहा है। आरोप है, इस पर आरोप है, ये कई सारे डॉक्टर्स को कट्टरपंथी बनाता था, जिनमें से एक ने विस्फोट को, इस पूरे 10/11 के विस्फोट को जो रेड फोर्ट के सामने हुआ है उसको अंजाम दिया है। बताइए, पढ़े लिखे होने का ये फायदा है, इनके हिसाब से ये फायदा है, ठीक है। लाल किला में हुए जो धमाके हैं, कुछ ही घंटे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने फरीदाबाद के मॉड्यूल पर, अगर आप देखें तो उसका पर्दाफाश किया था, जिसमें कई डॉक्टर्स शामिल होने के ऐसे प्रमाण मिलते हैं, और उन्हें व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल भी कहा जाता है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, नहीं भी है, तब भी समझने की आवश्यकता है कि ये व्हाइट कॉलर, ये जो जॉब्स होती हैं, जैसे हम ब्लू कॉलर जॉब्स को जानते हैं, वैसे हम देखते हैं कि व्हाइट कॉलर जॉब्स क्या होती है। पहले इनकी गुत्थी को थोड़ा सा यहाँ पर सुलझाते हैं, सीधे वहां चलते हैं, तब हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। देखिए, व्हाइट कॉलर जो जॉब्स होती है, बेसिकली इंजीनियर्स, डॉक्टर, बैंक और कर्मचारी, आईटी और टीचर्स, यानी कि काम ज्यादातर ऑफिस या फिर प्रोफेशनल वर्क स्पेस में ही इनका होता है, जैसे दफ्तर, लैपटॉप, मीटिंग्स, मैनेजमेंट, इन सब में लिप्त होते हैं ये सारी जॉब, जिसमें दिमाग और आपके कौशल यानी कि स्किल पर आधारित काम होता है। ये होते हैं व्हाइट कॉलर, जिसमें डॉक्टर्स इत्यादि भी आते हैं, जिसमें बिना दाग के आप ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं। समझिएगा जरा, अब ये क्यों पढ़ा रही हूं, इसको समझना है। ब्लू कॉलर जॉब्स की बात की जाए तो हाथों और फिजिकल लेबर जो होती है उस पर बेस्ड काम होता है, जैसे फैक्ट्री, साइट्स, मशीनरी, मरम्मत, निर्माण, ड्राइविंग, इन सब के बारे में यहाँ पर काम करते हैं, उनको जॉब्स ऑफर होती है, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, वेल्डर, मशीन ऑपरेटर, यानी कि ज्यादातर काम जो है फील्ड या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, जिसमें आपके ब्लू कॉलर यानी कि बहुत कपड़े आपके गंदे कहीं ना कहीं दिखाई देने लगते हैं। इस डिफरेंस को आपने समझ लिया है, तो आइए यहाँ पर समझते हैं कि कैसे इन मौलवी साहब ने कई सारे डॉक्टर्स को बहला फुसला कर, मैं इसको बहला फुसला कर तो नहीं कहूंगी, कट्टरपंथी बनाया है, जिसमें व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, इट्स अ वेरी गुड टर्म, अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत डीप टर्म है ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, ठीक है। तो इस तरह से इनको कहा गया, ये टर्म यूज किया गया, और ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि फरीदाबाद मॉडल जो है, असली मास्टरमाइंड जो मौलवी इरफान अहमद है, जो कि जम्मू और कश्मीर के शोपिया का रहने वाला एक सदस्य है।
ठीक है। अब इसके बाद मौलवी इरफान अहमद, अभी इनके बारे में पिक्चर तो इस तरह से सामने नहीं आई है, लेकिन आप इनकी छवि जो है जिस प्रकार से दिया गया उनके बारे में अगर जाने इंटरनेट पर, या जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, तो आप समझेंगे कि मौलवी इरफान जो अहमद हैं, ये फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में जितने भी डॉक्टर शामिल हैं उन सबको इन्होंने ही कट्टरपंथी बनाया है। और रिपोर्ट कहती है कि खुफिया सूत्रों ने कहा है कि मौलवी इरफान अहमद ने मेडिकल स्टूडेंट्स को कट्टरपंथी बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक है, ये श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी में पैरामेडिकल थे और सभी स्टूडेंट से लगातार संपर्क में थे। वे नौगाम मस्जिद का इमाम भी था वहां पर। कौन? जिनके बारे में, इनके बारे में बात हो रही है, इरफान अहमद के बारे में। ठीक है, ये कैसे बना? फरीदाबाद मॉड्यूल की जो बार बार बात आ रही है वो कैसे बना, इसको यहाँ पर समझते हैं। चीजें क्लियर हो रही है? देखिए ब्लर तो नहीं आ रही है ना वीडियो आपकी? ठीक है, ब्लर तो नहीं आ रही है ना? हाँ, तो ठीक है। तो यहाँ पर कैसे ये फरीदाबाद मॉड्यूल बना? जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि मौलवी इरफान ने क्या किया कि फरीदाबाद के मेडिकल छात्रों को कट्टरपंथी बनाने का बहुत बड़ा काम किया है। उसने बताया कि वे जो वहाँ के स्टूडेंट है उन्होंने बताया कि जैश ए मोहम्मद से वो प्रेरित रहे हैं, ये जैश ए मोहम्मद से प्रेरित रहे हैं। और उनको ये क्या करता था कि छात्रों को इस प्रकार से उकसाने वाली वीडियो को दिखाया जाता था ताकि वो और कट्टरपंथी में बिलीव करें, उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाएं। और वह पाकिस्तान में किसी से VoIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पर भी बातें किया करता था। ऐसे सूत्रों के हिसाब से ये बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर अब जानकारी कहते हैं कि उनका काम ये सुनिश्चित करना था कि छात्र जो है इसमें पूरी तरह से जो है कट्टर बने। डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर मोहम्मद उमर इरफान के इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि इस चेन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए लगे हुए थे। सूत्रों ने कहा कि शहीन सिर्फ मदद करती थी, लेकिन दिमाग पूरा इरफान का था, जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात करनी शुरू की है। यहाँ तक स्पष्ट हो रहा है? यहाँ तक स्पष्ट हो रहा है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जैश के पोस्टर से मिला मौलवी का सुराग। अब इसके बारे में पता कैसे चला? भाई इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो जो सरकार है वो एक्शन में आई और उन्होंने देखा कि भाई पता लगाना है कि आखिर ऐसे कौन से क्लू है जो हमसे छूट गए, जो हमसे मिस हो गए। तो जैश के पोस्टर में इन्होंने देखा जब फरीदाबाद मॉडल कहा जा रहा था तो उसकी जांच की शुरुआत की 27 अक्टूबर को श्रीनगर के नौगाम में आतंकी संगठन जिसका नाम है जैश ए मोहम्मद के समर्थन वाले पोस्टर सामने आया। उसके साथ शुरू हुई ये सुगबुगाहट कि इस मामले में पहले 3 ग्राउंड वर्कर पहले ही धर लिए गए और जो एक जमाने में श्रीनगर में पत्थरबाजी का मात्र काम करते थे, आज वो आतंकवादी बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने ही पुलिस को माफी चाहती हूँ, इन्होंने श्रीनगर में जो पत्थरबाजी का काम करते थे उन्होंने बताया कि पुलिस को कि मौलवी इरफान अहमद तक पहुंचाया, लेकिन मौलवी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर अदीद अहमद राथर और जमीर अहनगर को गिरफ्तार किया। ये दोनों ही इरफान के गुर्गे थे, उनके ही ग्रुप के हिस्से थे, उनके ही ग्रुप के चमचे थे, अगर मैं कहूँ तो बुरा नहीं होगा ये शब्द यूज करना। श्रीनगर से सुराग अगर दिल्ली धमाके तक देखा जाए, ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी जो गाड़ी पकड़ी गई है वो भी पहलगाम अटैक के दौरान ही सारी सुगबुगाहट जो सारी गुत्थियां उलझी हुई हैं। कोई कहता है कि गैस चैम्बर जो था, गैस सिलेंडर उस गाड़ी में फटा है, कोई कुछ कहता है। बहुत सारे विचार सामने आ रहे हैं, उस पर निरंतर अभी जो है निरीक्षण चल रहा है, बातें चल रही है, रिसर्च चल रहा है, उसके बारे में और चीजें जानकारी इकट्ठी कराई जा रही है। इनसे पूछताछ हुई, इन्होंने बताया इसके पूछताछ के आधार पर कि जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कहा कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील तक ये बात पहुंची, ये मौलवी के कमरे से ही अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था और मुजम्मिल फरीदाबाद के धौज स्थित अल-फहल यूनिवर्सिटी में ये काम करता है। मौलवी के तार दिल्ली धमाकों के जिम्मेदार के लिए माने जा रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद उमर से भी जुड़े हुए थे, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि फरीदाबाद मॉड्यूल के पर्दाफाश होने के बाद घबराहट में, जल्दबाजी में उसने वारदात को अंजाम दिया। वहीं यूपी की रहने वाली महिला डॉक्टर शहीन सईद जिसको व्हाइट कॉलर टेरर अटैक की बात की जा रही है, वो मोहतरमा कुछ इस प्रकार से हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल की फाइनेंसर रही है और मददगार के रूप में इस पूरे कांड में इनका भी हाथ रहा है। और खुफिया सूत्रों के अनुसार शाहीन उमर के संपर्क में अल फलाह यूनिवर्सिटी में, यहाँ देखेंगे फलाह यूनिवर्सिटी, यहाँ पर इसका नाम चेंज किया गया था, पढ़ाई के दौरान ये आई थी और जहाँ पर मौलवी काफी सक्रिय था। ये पूरी कहानी इसी मौलवी से शुरू हुई है जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी। तो ये जो सुगबुगाहट है अचानक से दिल्ली में कांड नहीं हुआ है, सोची समझी साजिश थी, बहुत समय की प्लानिंग थी, जिसको अब अमली जामा पहनाया गया। कब? 10/11 को।
आइए शॉर्ट में समझते हैं व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ये कैसे काम कर रहा है। देखिए ये टेरर मॉड्यूल जिसमें कट्टरपंथी प्रोफेशनल्स शामिल थे, ठीक है, हमने देखा प्रोफेशनल शामिल थे, डॉक्टर शामिल थे, उसको कुछ बीते दिनों में पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, अनंतनाग और ये गादरवल और शोपिया और फरीदाबाद में की गई छापेमारी के दौरान बेनकाब इनको किया गया। रविवार को अधिकारियों ने धोज में एक कमरे में 3.5 किलोग्राम विस्फोटक लगभग की बात कर रहे हैं 20 टाइमर, ठीक है, असॉल्ट राइफल, हैंडगन और अमो जो उसको गोला बारूद कहते हैं, ये सब बरामद किया। और ये कमरा शकील नाम के व्यक्ति द्वारा पिछले 7.5 वर्षों से किराए पर लिया गया था। आप समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आपका पड़ोसी कौन है ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं है। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं, तो इस बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए कि पड़ोसी का कोई भी विकल्प नहीं है। तो आपका पड़ोसी कौन है ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज से ही सतर्क हो जाएं। और दूसरी छापेमारी आप देखेंगे फतेहपुर टागा गांव में की गई थी, जो पहले स्थान से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था, और यहां से 2563 किलोग्राम लगभग संदिग्ध विस्फोटक बरामद किए गए। ये घर भी शकील के नाम पर ही किराए पर था। वहीं आती है हरियाणा पुलिस की अब कहानी। हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया और लगभग 15 दिन इस बात को हो चुके हैं, जिसके दौरान कुल मिलाकर इतने किलोग्राम से ज्यादा बम बनाने की सामग्री तो बरामद की जा चुकी थी। तो वहां पर ये देखेंगे प्रशासन अलर्ट तो कर रहा था, लेकिन इतना नहीं अंदाजा था कि इस प्रकार की ये जो है बुरी हरकत यहाँ पर कर देंगे। इस मॉड्यूल में शामिल प्रोफेशनल जो लोग हैं पाकिस्तान अन्य देशों में बैठे हैंडलर्स पे निर्देश पे काम करते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है, जो मैंने कहा था कि 2025 में जो आपके अगस्त में आपके स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस डे पर, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था अगर भारत पर किसी प्रकार का आतंकी हमला होगा तो सीधे सीधे अगर पाकिस्तान से उसका कनेक्शन होगा तो वो इसको बातों से नहीं जबकि एक्शन से जो है वो इसका जो है जवाब देंगे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति आप देख रहे हैं, यही चीज फिर से आके खड़ी हो गई। इसको अभी हम समझेंगे। आतंकी गतिविधियों का प्लान करना, सामग्री जुटाना, आतंकवादी संगठनों के समर्थन में पोस्टर चिपकाने जैसे काम कर रहे थे ये हैंडलर्स, ठीक है, तो उन्होंने ये काम किया। यहाँ पर व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब के डिफरेंस को समझा। अब दिल्ली धमाका, पीएम मोदी बोले कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये अभी जो वो गए हुए हैं, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अभी एक विजिट पर गए हुए हैं, उसके दौरान उन्होंने कहा है कि भाई अब जो है दिल्ली में इस तरह से जिसने भी ये घटिया हरकत की है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, और उस पर कड़ी से कड़ी जो भूटान के दौरान अभी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा वक्तव्य दिया है, तो उन्होंने कहा है कि जिसने भी ऐसी जो बुरी हरकत की उसको नहीं छोड़ा जाएगा। इसके पीछे मैं आपको बताती हूँ इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है। देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस पर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने देखेंगे कि इसके अवसर पर संबोधन दिया था, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को एक नया मानदंड बताया। वो क्यों बताया? जिससे ये स्पष्ट हो गया कि जब भी आतंकवाद, टेररिज्म भारत के नागरिकों के लिए खतरा बनेगा तो भारत पूरी ताकत से इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। आइए उसके 5 नए मापदंड जान लेते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है, ना केवल एक एस्पिरेंट के रूप में, ना केवल एक स्टूडेंट के रूप में, बल्कि एक भारत के नागरिक होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए। जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने बोला कि पाकिस्तान से निपटने को लेकर निरंतर स्पष्ट सीमाएं निर्धारित की गई और 5 लाल रेखाएं यहाँ पर तय की गई हैं, जो कि भारत के दृष्टिकोण को परिभाषित भी करती है। जिसमें पहला पॉइंट कहता है कि आतंकवादी हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा। भारत पर किसी भी प्रकार का हमला अगर किया गया तो इसका निर्णायक जवाब आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, परमाणु ब्लैकमेल को सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी भारत को देता रहता है, जिससे आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करने से उसे नहीं रोक सकेगी। अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ है तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। आतंकवादियों और उनके प्रयोजकों के बीच कोई भेद नहीं है, दोनों को समान रूप से जवाबदेही ठहराया जाएगा। ये नहीं कि आतंकवादी अलग है और उनके साथ देने वाले अलग अलग तरीके से भेद किया जाएगा, नहीं, दोनों में कोई भेद नहीं किया जाएगा। कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। किसी भी वार्ता में पहले आतंकवाद पर चर्चा होगी। अगर भारत कहता है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत होती है तो वह केवल आतंकवाद या पाकिस्तान के
कब्जे वाले कश्मीर पर केंद्रित होगी। ठीक है, संप्रभुता से बिल्कुल कोई समझौता नहीं होगा। ये 5 पॉइंट हमें याद रखने हैं। आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते, क्योंकि खून और पानी कभी एक साथ यहाँ पर नहीं बह सकते हैं। तो इस प्रकार के 5 पॉइंट, जिसमें संप्रभुता से बिल्कुल समझौता नहीं, किसी भी वार्ता में पहले आतंकवाद पर चर्चा होगी, आतंकवादी और उनके प्रायोजकों के बीच कोई भेद नहीं भारत करेगा, जब दंड देने की बात आएगी आतंकवादी हमलों का करारा जवाब भारत देगा, परमाणु ब्लैकमेल को सहन नहीं किया जाएगा। ये 5 नए मानदंड 2025 में हमारे स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बोले गए थे, जो बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे मैं फिर से गुजारिश करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियों में हमारी कोई गलती नहीं होती, लेकिन हमारी एक भूल, अगर हम सही तरीके से अवेयर नहीं हैं अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास की चीज़ों से, तो हम इसकी चपेट में आ सकते हैं। क्योंकि ये मात्र कोई छोटा मोटा हमला नहीं, जिसके बारे में भी सुगबुगाहट लगातार बनी हुई है और इसके बारे में और रिसर्च चल रही है, लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ निरंतर बने रहें संकल्प से सफलता तक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आपको डेली नए नए अपडेट्स देती रहूंगी। जो भी अपडेट्स इसमें आते जा रहे हैं वो मैं आपको देती जाऊंगी, ताकि आप इस मुद्दे से डे टू डे कनेक्टेड रहें। और आपका जानना अधिकार है, जिस देश में आप रह रहे हैं वहां पर आपकी सुरक्षा के लिए क्या प्रोविजंस लाए जा रहे हैं, क्या सुरक्षा के लिए मानदंड बनाए जा रहे हैं, क्या सुरक्षा के नए नए आयाम आपके लिए क्रिएट किए जा रहे हैं, कैसे आपको सुरक्षित किया जा रहा है, आपको जानना आपका मौलिक अधिकार है। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से कहूंगी अंततः, जैसा मैं कहती हूँ, अपना ध्यान रखें, अपनों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।